Hello everyone. Today we are going to start parasympathomimetics and parasympatholytics. पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स को पढ़ने के पहले हमको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर आपने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने क्या देखा था कि जब हमारी बॉडी जब बिल्कुल, मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग को पता है। जब हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट स्टेट में होती है और फिर भी हमारी बॉडी के फंक्शन विद द कोऑर्डिनेशन विद द हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करती रहती है, तो उसको बोलते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके ही यदि अपोज में जाके हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को लेके कुछ रिस्पॉन्स शो करे, फाइट करे, रिस्पॉन्स करे, तो उसको कहेंगे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो कहाँ पर देखेंगे? वो जो भी फाइट करने वाली जो भी कंडीशन होगी या जो भी हम काम करेंगे वो किसके अंदर आएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। बट जब हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फेस में होगी और फिर भी हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो वो होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए टू टाइप्स की ड्रग हम पढ़ते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। आज से हमको सारी ड्रग्स पढ़नी है। इन सब के अंदर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे, फार्माकोडायनामिक देखेंगे। आगे देखते हैं कैसे कैसे हमें पढ़ना है, क्या हमारा पूरा मेथड ऑफ मेथड ऑफ पढ़ना होगा कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो माइमेटिक्स होते हैं, अब पैरासिम्पैथो मतलब नर्वस सिस्टम की बात करें, हम पैरासिम्पैथो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी बात करें, ठीक है। तो जो सिम्पैथोमाइमेटिक्स है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स है, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। माइमेटिक्स माइमिक कर रही है, मतलब माइमिक का मतलब यहाँ क्या है? बढ़ा रही है। उसके ही अपोज जाके देखें तो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, लाइटिक्स का मतलब लाए कर रही है, नाम से समझ पा रहे हैं आप। लाइटिक्स मतलब लाए कर रही है, मतलब हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को वो कम कर रही है। तो माइमेटिक्स क्या कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, और लाइटिक्स क्या कर रहे हैं? हमारे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। कौन से वाले नर्वस सिस्टम की? पैरासिम्पैथो पैरासिम्पैथो पैरासिम्पैथोमेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स की। A parasympathomimetic drug, sometimes called a cholinomimetic drug, is a substance that stimulates the parasympathetic nervous system. हमने देखा था कि हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या मतलब स्टिमुलेट कर देते हैं। उन सब्सटेंस को हम कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। These chemicals are also called cholinergic drugs because acetylcholine is the neurotransmitter used by the PSNS. PSNS मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन केमिकल्स को, इन ड्रग्स को हम कॉलिनर्जिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। इन माइमेटिक्स को हमने कॉलिनर्जिक ड्रग्स भी बोला, क्यों? क्योंकि कॉलिनर्जिक ड्रग इसलिए हमने इसको बोला क्योंकि कॉलिनर्जिक में क्या है? कोलिन है। वो कोलिन किससे कोरिलेट करता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, जो हमें इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। न्यूरोट्रांसमीटर हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे कि क्या होते हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो लास्ट प्रीवियस लेक्चर देख के समझ सकता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और एसिटाइलकोलिन क्या होता है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसका स्टोरेज कैसे होता है, किस तरीके से वो रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें आप हमारे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलिनर्जिक ड्रग्स। तो टू टाइप से हम इस ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। दो तरीके से ड्रग एक्ट करती है। सबसे पहले डायरेक्ट एक्ट करती है जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। दूसरी तरीके से वो इनडायरेक्टली एक्टिंग करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग।
ये जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, आपको इसको रट लेना है, पूरी तरीके से इसे रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब इस ड्रग्स में समझने जैसा कुछ नहीं होता, हमें ड्रग्स केवल याद ही करनी पड़ती है। और इस ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप कैडिटी भी जरूर रेफर करिएगा। तो डायरेक्ट एक्टिंग में हम देखते हैं 2 टाइप से होती है। सबसे पहले होता है कोलिन एस्टर्स और दूसरा होता है कोलिनोमाइमेटिक्स एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है। कोलिन एस्टर्स के अंदर आते हैं एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, मेथाकोलिन, बेथाकोलिन। और कोलिनोमाइमेटिक्स एगोनिस्ट में हम देखते हैं मेनली मस्कर्निंग एगोनिस्ट, जिसके अंदर नेचुरल अल्कलॉइड्स आते हैं, मस्कराइन, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन। सिंथेटिक अल्कलॉइड्स में देख सकते हैं। ये सारा पूरा क्लासिफिकेशन है, आप एक बार इसको कैडिटी से रिफर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम इन ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स की, कि किस तरीके से सारी ड्रग्स, एसिटाइल कोलिन वाली सारी ड्रग्स हमारी किस तरीके से बॉडी पे जाके काम करती है। तो वो हमको किस में पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ना है। तो फार्माकोकाइनेटिक में फर्स्ट पॉइंट है एसिटाइल कोलिन एंड अदर कोलिन एस्टर्स हैव अ परमानेंटली चार्ज्ड quaternary ammonium group in their structure. All are hydrolyzed in the GIT. कहाँ हाइड्रोलाइज होंगे, मतलब कहाँ पर वो एब्जॉर्ब होंगे, GIT के अंदर। Choline esters are poorly absorbed and poorly distributed into CNS. जो choline esters हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कोलिन, एसिटाइल कोलिन, वो क्या है, poorly absorbed होते हैं और poorly distribute होते हैं हमारे CNS के अंदर। Methacholine is resistant to hydrolysis by cholinesterase. Carbamic acid esters, carbachol and methanacol most resistant, longer duration of action. The tertiary natural cholinomimetic alkaloids, pilocarpine, nicotine, lobeline are well absorbed. Muscarine quaternary amine is toxic when ingested, present in certain mushrooms. एक्सक्रीशन इज मेनली बाय द किडनीज। का एक्सक्रीशन कहाँ होगा, हमारी किडनी के अंदर। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, किस तरीके से साइड ड्रग हमारी बॉडी में जाती है, हमारी सेल के ऊपर जाती है, किस तरीके से सेल के ऊपर जो रिसेप्टर मौजूद होता है उसके ऊपर बाइंड होती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। आइए देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो मस्कर्निक और निकोटिनिक टाइप के 2 चैनल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर होता है वो होता है मस्कर्निक के लिए, और आयन चैनल जो होता है वो निकोटिनिक के लिए। डायरेक्ट एक्टिंग जो एगोनिस्ट वाली ड्रग होती है वो बाइंड करती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ और स्टिमुलेशन को कॉज करती है, मतलब एक्टिविटी को वो बढ़ाती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग होती है वो जो एंजाइम होता है कोलिनेस्टेरेज, उसको वो इनिबिट करती है। रिजल्ट क्या आता है कि मोर एसिटाइल कोलिन, एसीएच का मतलब यहाँ एसिटाइल कोलिन से है, more acetylcholine is available at the receptor. पहला reversible, bind to cholinesterase for a period of a minute to hours. Irreversible में bind to cholinesterase and the form a permanent covalent bond. The body must make new cholinesterase. अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से ड्रग हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और वो फिर काम करती है। दिस इज द फ्लो चार्ट कि किस तरीके से ड्रग काम कर रही है। सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर। सबसे पहले ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई, कौन सा रिसेप्टर, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक मस्कर्निक कोलिनर्जिक। ये एक रिसेप्टर है जिससे हमारी ड्रग हो गई बाइंड, ठीक है। उसके बाद होगा फॉस्फाटाइडाइल आइसो इनोसिटॉल 4,5 बिफोल सल्फेट। ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन करेंगे, ठीक है। इसके एक्टिवेशन की वजह से 2 टाइप से काम होगा। सबसे पहले डायसाइल ग्लिसरॉल बनेगा और दूसरी तरफ आइनोसिटॉल 1.4.5 ट्राइफॉस्फेट बनेगा। जो ग्लिसरॉल था वो कन्फर्म टू मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा और कन्फर्म्ड हो जाएगा, और
इनोसाइटोल जो होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा हमारे सिस्टोल के अंदर। उसके बाद में जो ग्लिसरॉल था वो एक्टिवेशन वो करेगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेस सी, प्रोटीन काइनेस का वो एक्टिवेशन करेगा। और इनोसाइटोल क्या करेगा, रिलीज करेगा कैल्शियम को फ्रॉम इंट्रासेलुलर सोर्स। इसके बाद जब प्रोटीन काइनेस का एक्टिवेशन हो जाएगा तो यहाँ पर एंट्री होगी कैल्शियम आयन की थ्रू द कैल्शियम चैनल, ठीक है। जहाँ जो चैनल होगा उसी से उसके आयन की वहाँ पर एंट्री होगी। यदि यहाँ पोटेशियम चैनल होता तो पोटेशियम आयन की एंट्री होती, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम आयन की, तो कैल्शियम आयन की एंट्री होगी थ्रू द कैल्शियम चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर सोर्स से कैल्शियम चैनल रिलीज हो रहे थे वो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म बनाएंगे जिसकी वजह से होगा अल्ट्रेशन इन द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम। जो कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम था उसमें कुछ अल्ट्रेशन होगा और एक टाइप से इफेक्ट आएगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी हो रही थी वो स्टिमुलेट हो जाएगी, मतलब पैरासिम्पेथोलाइटिक एक्टिविटी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट, मतलब कि इन ड्रग्स का हमारे ऑर्गन पे क्या अफेक्ट पड़ता है और अफेक्ट पड़ने की वजह से हमारे ऑर्गन क्या रिस्पॉन्स को शो करता है। तो दिस इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कर्निक एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एसिटाइल कोलिन की हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्गन की, कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व है, क्या मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और क्या वो इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में M3 और M2 मतलब मस्कर्निक के टाइप होते हैं, M1 M2 और M3, ठीक है। तो मस्कर्निक रिसेप्टर में जो M3 और M2 वाला है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद में वो सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोलता है कि वो सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा और क्या इफेक्ट देगा, सलाइवेशन देगा, स्वेटिंग देगा, लैक्रिमल सिक्रेशन देगा, इंक्रीज द ट्रेकियो ब्रोंचियल एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है। आइस में क्या करेगा, M3 रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस को, जो मायोसिस करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सलाइरी मसल्स जो ब्लरिंग ऑफ नियर विजन, इंक्रीज्ड एक्वस आउटफ्लो, डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन ग्लोमरस आई, ठीक है। स्मूथ मसल के अंदर हम देख सकते हैं M3 और M2 का कॉम्प्लेक्स, M3 और M2 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के काम करेंगे, जो करेंगे इंक्रीज टोन एंड पेरिस्टाल्सिस ऑफ GIT, स्पिंचर्स रिलैक्स्ड, जिसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, इवैक्यूएशन होगा बॉवेल्स का। M3 रिसेप्टर जब बाइंड के साथ में जब स्मूथ मसल काम करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज persistelsis in the uterus, distress contracts, ट्राइगोन एंड स्पिंचल रिलैक्स, वाइडिंग ऑफ ब्लेडर। M3 रिसेप्टर्स जब इसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो होगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंचियल मसल्स, ब्रोंचियल स्पाज्म होगा, डिस्पोनिया होगा और अस्थमैटिक अटैक वहाँ पर देखने को मिलेगा। जब हार्ट के साथ में ये ड्रग्स काम करेगी तो मतलब इन ड्रग्स का अफेक्ट यदि हार्ट पे पड़ेगा तो यहाँ पर M2 रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे और क्या करवाएंगे, हाइपर पोलराइजेशन करवाएंगे एसए नोड का, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा। जब M2 रिसेप्टर फिर से बाइंड काम करेंगे उसके साथ में इन्वॉल्व होंगे तो रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होगा एवी नोड का वो बढ़ जाएगा एंड हिस पुरकिंजे फाइबर्स में भी जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो कंडक्शन होगा वो डिले हो जाएगा और जो PR इंटरवल था वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा और हार्ट रेट वहाँ पर हार्ट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लड वेसल्स पे यदि ड्रग्स अफेक्ट करती हैं तो यहाँ पर काम करता है कौन सा रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर। यहाँ पे PLC IP3DAG मेडिएटेड EDRF नॉन रिलीज वेसोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से BP फॉल हो जाएगा, फ्लशिंग होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, रिलीज ऑफ एनोडाइलेशन ऑफ कैवेमियस साइनस होगा, जिसकी वजह से इरेक्शंस ऑफ होगा पेनिस। अब बात करते हैं निकोटिनिक एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, वो हमने बात करी थी मस्कर्निक एक्शन की, अब यह बात कर रहे हैं हम निकोटिनिक एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। ऑटोनोमिक गैंग्लिया यहाँ पर इन्वॉल्व होगा ऑर्गन जिसमें एन देखो
निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एनएन और एनएम, ठीक है। तो कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, एनएन, जिसकी वजह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा एंड इफेक्ट आएगा स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया, हायर डोजेस स्केलेटल मसल्स में एनएम टाइप का रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा जो करवाएगा लॉन्टोफोरिक एप्लीकेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन टू मसल एंड प्लेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर, इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन, ट्विचिंग एंड फेसिकुलेशन। अब हम यहाँ बात करते हैं क्लिनिकल इंडिकेशन की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेंट्रियो यूरिनरी में बेथानेकॉल की बात करें तो ये क्या करवाएगा, जीआई स्मूथ मसल्स का स्टिमुलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से पोस्ट पोरेप्टिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पैरालाइटिक इलस होगा, इसोफेजियल रिफ्लक्स प्रोमोट्स increased esophagus mortality. Other drugs are more effective, for example dopamine antagonist, metoclopramide और serotonin agonist, जहाँ पर हम देख सकते हैं ड्रग सीराप्राइड। यूरिनरी ब्लैडर स्टिमुलेशन होगा, पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट पार्टम यूरिनरी रिटेंशन वहाँ पर देखने को मिलेगा। अल्टरनेटिव टू पिलोकार्पिन टू ट्रीट डिमिन्स सलाइवेशन सेकेंडरी फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन। Carbachol not used due to more prominent nicotinic receptor activation. Methacholine used for diagnostic purpose testing for bronchial hyperreactive and asthma. Ophthalmic uses. Acetylcholine and carbachol may be used for intraocular use as a miotic in surgery. Carbachol may be used also in treatment of glaucoma. Pilocarpine is used in the management of glaucoma and has become the standard initial drug for treating the open angle form. Glaucoma एक प्रकार से आई डिसीज है। Sequential administration of atropine, mediatric and pilocarpine miotic is used to break iris lens adhesion. Adverse effect की बात करें तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मस्कर्निक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, जब भी ओवर स्टिमुलेशन होगा हमारी ड्रग के अंदर, ड्रग का ओवर स्टिमुलेशन होगा हमारे मस्कर्निक एंड निकोटिनिक टाइप के रिसेप्टर पे, तो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। वो होंगे मायोसिस होगा, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, ब्रोंचियल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग एंड डायरिया, मिथेंसिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, निकोटिनिक इफेक्ट, सीएनएस इफेक्ट, हाई डोजेस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक्स की, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।